अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और मैं हूं ज़हरा रज़ा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज के हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। आज तकरीबन 9 दिन हो गए हैं और इज़राइल की अगर बात की जाए तो मुसलसल जिस तरह से फ़लस्तीन पर उसकी जो बमबारी है वो जारी है। रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है, रिहायशी मकानात को निशाना बनाया जा रहा है। सैकड़ों लोग जो हैं वो इस वक्त बेघर हो चुके हैं। इंटरनेशनल मीडिया के दफातर को भी निशाना बनाया जा रहा है, पनागुज़ीन कैंप को भी निशाना बनाया गया है। और इस वक्त एक वहाँ पर ये आलम है कि इंसानी बहरान पैदा हो रहा है, तिब्बी सहूलियात की किल्लत है, अस्पतालों में गुंजाइश नहीं है। और अब तक अगर हम बात करें इज़राइल के हमलों के नतीजे में तकरीबन 200 से ज़ायद जो फ़लस्तीनी हैं वो शहीद हो चुके हैं, जिसमें से 58 मासूम बच्चे हैं और 1300 से ज़ायद लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। और जो हमारे सो कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविस्ट हैं, अगर उनकी बात की जाए तो वो खामोश हैं। अमेरिका की या जो यूरोपियन कंट्रीज़ है उनकी हुकूमतों की अगर बात करें तो वो इज़राइल को रोकने के बजाय उनकी उनकी मतलब उनकी हिमायत कर रही हैं। और पाकिस्तान तो हमेशा से फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ जिस तरह से इज़राइल हमले करता है उनके साथ खड़ा होता है, फ़लस्तीनियों के साथ। कल शाह महमूद कुरैशी ने नेशनल असम्बली में ख़िताब करते हुए कहा है कि वो जो है दूसरे टर्की जाएंगे आज, बल्कि कल रात वो चले गए हैं और सूडान और जो फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा हैं उनके साथ मिलकर फिर वो न्यूयॉर्क जाएंगे। तो आज ये पूरी जो सूरत हाल है उस हवाले से हम बात करेंगे। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेजर फवाद सिद्दीकी साहब, जो कि तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, शो में आपको वेलकम करते हैं। कैसे हैं आप सर? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर, फ़लस्तीन की जो कंडीशन है तकरीबन 9 दिन हो चुके हैं और जिस तरह से वहाँ पर मुसलमानों की, इंसानों की अगर बात की जाए, नस्ल कशी की जा रही है, जिस तरह से बच्चों और ख़वातीन को निशाना बनाया जा रहा है और जिस तरह से वो वीडियो सामने आई है जिसमें से बच्चों को मलबे तले निकाला जा रहा है, वो मतलब इतनी दर्दनाक है कि वो कोई इंसान उसको देख नहीं सकता। सर, क्या कहेंगे इस सारे सूरत हाल के हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, फ़लस्तीन में आज जो कुछ हो रहा है वो एक इंसानी अलमिया ही है। और ये बहुत ही ताज्जुब की बात है कि यहूदी जो हॉलोकॉस्ट का अपना लेते हैं और वो हॉलोकॉस्ट को एक वो सेक्रेड अलमिया ज़ाहिर करते हैं दुनिया में, वही यहूदी जो हैं वही हॉलोकॉस्ट जो है, वही जेनोसाइड जो है वो फ़लस्तीन की अवाम के साथ कर रहे हैं। लेकिन देखिए, मैं एक बात आज ज़रूर कहूँगा कि जो फ़लस्तीन के लोग हैं, जो आवाम हैं, जो उनका हौसला है, जो उनका वहाँ रिज़ॉल्व है अपनी आज़ादी के लिए, उसकी मिसाल शायद दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती। इज़राइल जो है वो अगर ये समझ रहा है कि वो ताकत के बलबूते पे ये जो इनकी आज़ादी की मांग है फ़लस्तीनियों की, उसको वो दबा देगा, तो शायद उसको फ़लस्तीनियों की जो तारीख़ है उसका इल्म नहीं है। आज फ़लस्तीन में हर बच्चा पत्थर लेके टैंक के सामने खड़ा है और वो मुझे तो वो याद ताज़ा होती है अबाबीलों वाली, कि अबाबील जो है वो कंकर लेकर आए थे और इब्राहा जैसे हाथियों जो उनके थे उसको उस कंकर से उन्होंने किया। आज रोज़ाना वहाँ मैयतें उठाई जा रही हैं, लेकिन आप उनका अज़्म देखिए कि वो ज़ख्मी होते हुए मैयतें उठाते भी उनके जो चेहरों पर है जो आज़ादी की मुस्कुराहट है वो कम नहीं हो रही। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो लेकिन देखिए, मैं आपसे एक बात करूँगा कि पाकिस्तान ने हमेशा फ़लस्तीन की हिमायत की है, उसकी हक़ के जो आज़ादी है उसके बारे में बात की है। लेकिन मैं एक तरफ तो ये बात करूँगा, लेकिन दूसरी तरफ जो मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आप तारीख़ देखें फ़लस्तीन की इस प्रॉब्लम की, तो आज वही लोग OIC के अरब लीग के करता धरते हैं जिनकी वजह से ये फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट उभरा है। पहली जंग आज़ादी के बाद, पहले जंग अज़ीम के और दूसरी जंग अज़ीम के बाद ये प्रॉब्लम आई है। लेकिन अगर आप सिर्फ लफ्ज़ों की बमबारी करें और आप ये समझें कि जी हम शायद इज़राइल पे वो हम प्रेशर डालेंगे
और जो कि यूएन में टू स्टेट सोल्यूशन का एक जिक्र आया है जिसको अरब नहीं मानते, फ़लस्तीन भी नहीं मानते, उस पर भी अगर यूएन अमल पैरा होने की कोशिश करें तो वो आपने आप देख लिया कि इससे पहले जब सिक्योरिटी काउंसिल में ये आवाज़ उठी थी तो अमेरिका ने उसको डेफर किया, वीटो किया। आज तीसरा सेशन होने जा रहा है, जनरल असेंबली का सेशन 20 है। लेकिन ये सारी लफ्जी बातचीत जो है शायद इस फ़लस्तीन की जो मसला है उसको हल करने की तरफ शायद हम नहीं जा रहे। सर, ये जो जितनी भी ताकतवर और डेवलप कंट्रीज़ हैं, अमेरिका की बात कर लें या जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या कनाडा हो गया, ये सब लोग जो हैं वो कोई स्टैंड नहीं ले रही। इनफैक्ट इज़राइल की जो है हिमायत कर रही हैं और अमेरिका तो ख़ुद को बहुत बड़ा पीस एम्बेसडर कहता है और यूएन भी इसीलिए तश्कील दी गई थी पीस के लिए, लेकिन वो तो उसकी वायलेशन कर रहा है। अब खुलम खुला दुनिया देख रही है, तो आपको नहीं लगता कि ये जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ ने एक अलग से अलाय फॉर्म कर लिया है, तो ये तो खुद ही जो पीस के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी वो तो उसी की खुद ही मतलब लॉ की वो वायलेट कर रहे हैं उसको। जी, आपकी बात बिल्कुल बजाय। देखिए, तारीख शायद है अरब जो यूएन हो या उससे पहले लीग ऑफ नेशंस हो, वो तो बनाई ही उन ममालिक ने थी जो शायद दुनिया में इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए बरसरे पैकार थे। देखिए, अमेरिका आप 80s के बाद जब ये बाइपोलर वर्ल्ड से यूनिपोलर वर्ल्ड हुई तो नया वर्ल्ड ऑर्डर जो आया है उस पे अमेरिका एक द सोल सुपर पावर बन के उभरा है और उसने यूएन को अपनी जूती की नोक पे रखा है। जहाँ भी कहीं बात, चाहे वो ह्यूमन राइट्स की हो, चाहे वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के बारे में बात हो या डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में, कोई इकोनॉमिकली हो, मिलिटरली हो, कहीं भी हो, तो अमेरिका ने तो वो साथ नहीं दिया, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो। देखिए, इसकी तारीख जो है वो बिल्कुल इसी तरह है। आप पिछली हुकूमत अमेरिका के देखें, ट्रम्प इंतजामिया ने तो यरूशलेम को इजराइल का कैपिटल डिक्लेयर कर दिया था और यही चीज़ यहाँ भी आपको मद्देनजर रख रही है कि जो पॉलिसीज अमेरिका की टूवर्ड्स इजराइल है वो कांस्टेंट है। जिस तरह मैं आप लोगों से पहले भी जिक्र करता हूँ कि हम अगर ये समझें कि जी हम अमेरिका को ये राज़ी कर लें कि वो इजराइल पे प्रेशर डालेगा फ़लस्तीन को मसले को हल करने के लिए, शायद वी आर लिविंग इन द फूल्स पैराडाइज। तो ऐसा कभी भी नहीं। सर, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। एक वक्त हो गया ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और आज हम बात कर रहे हैं फ़लस्तीन के हवाले से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेजर फवाद सिद्दीकी जो कि तज्ज़ियाकार हैं। सर, हम बात करें अगर ह्यूमैनिटी की और जितनी भी मतलब ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं या तंजीमें हैं उनके हवाले से बात करें, जैसे हमने पहले भी देखा कोई भी ऐसा वाक़या होता है, इनफैक्ट कोई जानवर भी मर जाता है तो उसके ख़िलाफ़ भी वो तंजीमें उठकर खड़ी हो जाती हैं। लेकिन जिस तरह कश्मीर में हो रहा है या फ़लस्तीन में हो रहा है या यमन में, सीरिया में, अफ़गानिस्तान के एग्ज़ाम्पल हमारे साथ है, जब भी मुसलमानों पर कहीं ना कहीं कुछ जुल्म होता है तो ये सारी तंजीमें क्यों खामोश होती हैं? जी, बड़ी आपने वैलिड बात की। देखिए, ह्यूमन राइट तंजीमें अभी भी बात करती हैं थोड़ा बहुत, हाँ। लेकिन वो इस लेवल की बात है कि नकार खामोशी की आवाज़ वाली मिसाल हो जाती है जी। लेकिन अल्टीमेटली जो बड़ी तंजीमें हैं ह्यूमन राइट्स की, आप ये देखिए उनका करता धरता उनकी फाइनेंसिंग होती कहाँ से? इन्हीं मुल्कों से होती है जो ये ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन करते हैं। तो बेसिकली तो मफाद की प्रॉब्लम है। मुसलमानों का तो बिल्कुल उसमें कोई आपकी दो राय नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वॉर के आखिर में जब ये हमारी खिलाफात उस्मानिया का जवाल हुआ और उसके बाद मुसलमानों पे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई ही यही कि देखिए मुसलमानों का एक जो मुत्तहद होने का नुक्ता था वही मुंतशर हो गया और उसके बाद हमारी जो हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं मुसलमान उम्मा के वो शायद उन हाथों में चले गए कि जो कि हमारी खिलाफत उस्मानियों को तोड़ने की वजह थे। अब इस वजह से वो अगर आप बोलें कि जिस शिद्दत से हमारे इस्लामी ममालिक जो हैं
वो बात करेंगे, चाहे वो ह्यूमन राइट्स की कश्मीर में हो या फ़लस्तीन में हो या फॉर दैट मैटर सीरिया है या अफगानिस्तान है, तो शायद वो इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है। दैट इज़ द रीज़न। देखिए, मैं बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ कि अब शायद टाइम आ गया है उसका कि हम मुस्लिम ममालिक जो कि बकौल अरब के अजम में पाए जाते हैं, उनको अब एक पैरेलल कोई प्लेटफॉर्म जो है वो बनाना पड़ेगा कि शायद हम अपनी आवाज़ जो हमारे अपने इंटरेस्ट हैं ऑफ मुस्लिम उम्मा, वो हम शायद इफेक्टिवली तौर पे पहुंचा चुके हैं। इस पे बातचीत भी हुई, पिछली दफ़ा भी बातचीत हुई पाकिस्तान में, तुर्की में, इंडोनेशिया, मलेशिया में, और इस दफ़ा भी तुर्की के सदर ने बात की कि हमें जो है वो एक अलग प्लेटफॉर्म चाहिए, हमें एक प्रोटेक्शन फोर्स बनानी चाहिए मुस्लिम ममालिक की, कि जहाँ भी ये हमारी मुस्लिम सो कॉल्ड जेनोसाइड शुरू हो जाता है, कश्मीर है या फलस्तीन है, तो जिस तरह यूएन फोर्सेस हैं उसी तरह हम अपनी फोर्सेस बना सकते हैं। और सर, एक पावरफुल हमारे पास टूल है, माशाल्लाह इतनी सारी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, लेकिन हम देखते हैं जैसे पाकिस्तान है या टर्की है या अभी सूडान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, वो जो बाकी बड़ी बड़ी पावरफुल मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया है या मलेशिया है, तो उनकी तरफ से हमें कोई ख़ास उनका कोई रोल नज़र नहीं आता। तो आप क्या समझते हैं, अगर मुस्लिम उम्मा एक साथ मिलकर, जैसे आप कह रहे हैं एक फ़ौज होनी चाहिए और एक प्लेटफॉर्म पे एक होकर आवाज़ बुलंद करें, तो वो कितना पावरफुल हो सकता है? देखिए, आपने बात की, मैं इस बारे में एक शेर आपसे ज़रूर बात करूँगा। बोलूँगा अगर झूठ तो मर जाएगा ज़मीर, जी। कह दूँगा अगर सच तो मुझे मार देंगे लोग। देखिए, आप बात कर रही हैं उन ममालिक की कि जिस तरह मैं आपसे पहले भी बात कर रहा था कि शायद ये वो ममालिक हैं जो जिम्मेदार हैं इस वक्त आज कश्मीर, फ़लस्तीन में जो ह्यूमन अलमिया है मुसलमानों के साथ। ये वही ममालिक हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये जिम्मेदार करार पाए। हिस्ट्री इनको कभी बख्शेगी नहीं कि जो कि इन्होंने यहूदी आबादकारियों के फैसिलिटेट किया। अब अगर, और ये वो ही ममालिक हैं जो आज सो कॉल्ड OIC या अरब लीग जो है उसके करता धरता है, लीड कर रहे हैं। और अगर हम ये समझें कि वो ममालिक जो हैं OIC के प्लेटफॉर्म पे या अरब लीग के प्लेटफॉर्म पे या फॉर दैट मैटर UN में वो फ़लस्तीन के बारे में कोई सख्त रवैया अख्तियार करेंगे, तो मैं समझता हूँ शायद हम लोग भी एक अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं। देखिए, इसी वजह से हम ये बार बार कराने की कोशिश कर रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि हम एक मुस्लिम उम्मा का जो प्लेटफॉर्म है उसको हम शायद तब्दील करें। अब वो तब्दीली की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है कि देखिए, OIC है, वो आप देख लें कि जहाँ भी मुसलमानों के खिलाफ कोई एक्शन हुआ है और एक इंसानी अलमिया ने जन्म लिया है, OIC ने सवाए लफ्ज़ों की जंग के और किया क्या है। आपने जिक्र किया फौज तो बनी है, 35 ममालिक मुसलमानों की फौज बनाई है, लेकिन वो फौज बनाई किसके लिए है? सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए बनाई। जब वो यमन वॉर हुई तो मुसलमानों के खिलाफ की बात हुई। अब यही फौज अगर वहां मौजूद है तो वो इस पे अमल पैरा क्यों नहीं हुई कि हम ये सख्त आवाज़ क्यों नहीं दे रहे कि अगर UN में ये मसला हल नहीं होता या जो अमेरिका है या उसके जो हवारी हैं वो ये मसला हल नहीं करते, तो शायद हम एक्शन लेंगे। उसकी वजह यही है जो मैं आपसे बार बार बता रहा हूँ। यही वजह है कि तुर्की ने ये इस दफ़ा ये एक सजेशन दी है जिसमें मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तरफ से एक पॉजिटिव जेस्चर जो है वो जाना चाहिए था। दैट इज़ द रीज़न कि हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो कल तुर्की की तरफ रवाना हुआ और वहाँ से वो साथ मिलके वो एक शो ऑफ अलायंस जो है वो करना चाह रहे हैं UN में जाकर, और वहाँ बात भी करेंगे। देखिए, पाकिस्तान सर इस हवाले से बात करेंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मेजर फवाद सिद्दीकी साहब, जो कि तज्ज़ियाकार हैं और फ़लस्तीन के हवाले से हम आज बात कर रहे हैं कि जिस तरह इज़राइल की रियासती दहशतगर्दी जारी है, जिस तरह से बमबारी का सिलसिला फ़लस्तीन में जारी है। सर, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है, घरों को निशाना बनाया जा रहा है, उसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया के दफातर जो सहाफ़ती दफ्तर हैं उनको निशाना बनाया गया, अल जज़ीरा के दफ्तर को निशाना बनाया गया, उसके अलावा यूएस के भी एक मीडिया हाउस को निशाना बनाया गया। तो इंटरनेशनल मीडिया का इसमें क्या रोल है और वो जो अदा कर रही है, आपको लगता है कि वो ठीक है? देखिए, ये जो निशाना बनाया गया हिलाल अहमर सोसाइटी के दफातर को भी बनाया गया कि जो कि भी किसी भी महज़ब मुल्क को सेवा नहीं देते कि जी वो हॉस्पिटल्स को या ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें जो काम कर रही हैं वहाँ या सहाफ़ती इदारे जो है उनको अल जज़ीरा की इमारत को गिरा दी गया। इंटरनेशनल नॉर्म्स के बिल्कुल खिलाफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए, मैं आपसे फिर भी वही बात कर रहा हूँ कि अगर हम ये समझें कि इज़राइल की कोई भी कार्रवाई जो कि शायद वो इंटरनेशनल नॉर्म के खिलाफ ही क्यों ना हो, उसको कोई बहुत ज़्यादा स्नब किया जाएगा फ्रॉम द यूएन साइड और अमेरिका और यूरोप साइड, तो शायद वो नहीं हो पाएगा। देखिए, इकॉनमी जो है इस वक्त जंग उनकी है। हम इज़राइल ने जो यहूदी हैं उन्होंने जिस हद तक वो पंजे गाड़े में हैं इकोनॉमिकल साइड पे उस जगह पे, तो शायद अमेरिका या यूरोप या इंग्लैंड इस काबिल नहीं है कि वो उसकी पुरजोर मज़ाहमत कर सकें। हाँ, बातचीत बिल्कुल हो रही है इंटरनेशनल मीडिया में, लेकिन देखिए इंटरनेशनल मीडिया तो सिर्फ वही बताता है जो उस मुल्क के मफाद में होता है। अगर हम ये समझें कि जी इंटरनेशनल मीडिया मेड भी अमेरिकन मीडिया और यूरोप मीडिया और इंग्लैंड का जो मीडिया है जो कि सो कॉल्ड हम उसको न्यूट्रल कहते हैं, न्यूट्रल कभी भी नहीं होते। ये वो मीडिया है कि जो कि अपने मुल्क के मफादात को अपनी साइड ऑफ स्टोरी जो है वो उसको जो है वो प्रोजेक्ट करते हैं और होना भी यही चाहिए। लेकिन देखिए, अल जज़ीरा की इमारत को गिराना, हिलाल अहमर की इमारत पे हमला करना, ये तो वही मुल्क करता है जिसको इस चीज़ का यकीन हो कि इसकी रिपरकशंस नहीं होंगी। और वो आपने देख लिया, 7-8 दिन से कहानी चल रही है, उसकी रिपरकशंस सिवाय लफ्ज़ी बमबारी के और कुछ नहीं है। सही है सर। पाकिस्तान तो कोशिश कर रहा है, अभी वज़ीर ख़ारजा भी कल जो है वो टर्की के लिए रवाना हो गए हैं, उसके साथ वो टर्की के वज़ीर ख़ारजा, सूडान के वज़ीर ख़ारजा, फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा के साथ मिलकर न्यूयॉर्क जाएंगे। तो आपको लगता है ये इसका कोई इम्पैक्ट होगा किसी तरह से यूनाइटेड नेशंस में, इसका कुछ असर होगा? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, पाकिस्तान की अवाम जो है उनका दिल जो है वो फ़लस्तीन के अवाम के साथ धड़कता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और पाकिस्तान ने, आप देखिए, कायद-ए-आज़म ने खतूत लिखे थे उस ज़माने में कि जब 48 में ये जिक्र हो रहा था इजरायली रियासत का, उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट को और यूके के प्राइम मिनिस्टर को खत लिखे। अब ये देखिए, ये पॉलिसी तो उस ज़माने से हमारी चल रही है। कायद-ए-आज़म की जो विजन था वो एग्जैक्टली यही था। और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स इन पाकिस्तान, हमारी जो पॉलिसी है टूवर्ड्स फ़लस्तीन वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्टेबल रही है और बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रही है। पाकिस्तान ने शुरू से ही हमारी जो फ़लस्तीनियन अमान है उनकी मदद की है हर दौर में, चाहे वो पीपीपी का दौर हो, चाहे मुस्लिम लीग का दौर हो, चाहे वो कोई डिक्टोरियन दौर हो। लेकिन मदद हम अपने से ही जो कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं। इस दफ़ा भी जो दौरा है वज़ीर ख़ारजा का वो भी यही है कि हम मुस्लिम ममालिक में और बिलखुसूस और वर्ल्ड कम्युनिटी को बिलअमूम जो है हम ये बावर कराएं कि वहाँ जो जेनोसाइड हो रहा है उसको तस्लीम किया जाए और जो ममालिक जो कि इजराइल के साथ इन्फ्लुएंस रखते हैं वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें। और ये जो प्रॉब्लम है जो शायद एक्सेलेशन हो सकती है, और ये एक्सेलेशन जो है वो कहीं बहुत ज़्यादा आलमी लेवल पे ये जा सकती है, तो उसको इसी वक्त यहाँ ख़त्म किया जाए। बिल्कुल सही। और सर, आपने जैसे कि कहा कि ये वक्त आ गया है कि हम एक नई अलायंस जो है वो मिलकर बनाएं ओआईसी के अलावा मुस्लिम कंट्रीज़, और
मुस्लिम कंट्रीज़ की बात की जाए तो जो मस्जिद अक्सा है वो एक मुसलमानों के लिए मुक़द्दस मकाम भी है, जहाँ पर सहाबा कराम और अंबिया कराम जो थे वो मौजूद थे। तो एक अलग से एक सॉफ्ट कॉर्नर भी होना चाहिए मुसलमानों के लिए। जी देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा अव्वल है मस्जिद अक्सा, हम अल कुद्स डे मनाते हैं इसी वजह से, और हमने इस बारे में बहुत ज़्यादा काम भी किया। दैट इज़ द रीज़न कि आज तक हमने इसराइल को एज अ स्टेट जो है तस्लीम नहीं किया। लेकिन देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इसराइल के फ़लस्तीन के आसपास के जो ममालिक हैं, जो अरब कंट्रीज़ हैं, जो मुस्लिम ममालिक हैं, ये सबसे ज़्यादा हक तो उनका है। उनको आज के वक्त जिन जिन ममालिक ने इसराइल को तस्लीम किया है, उनके सुफरा को अपने मुल्क बदर करना चाहिए, ताकि ये आप मैसेज ज़रूर दें कि हम फ़लस्तीन अवाम के साथ खड़े हैं और हमारा जो किबला अव्वल है वो हमारे लिए उतना ही सेक्रेट है जितना हमारा मक्का। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर फवाद सिद्दीकी साहब, आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आपने बहुत ही अहम पॉइंट्स जो हैं वो आज डिस्कस किए। हमारी दुआ है कि इस वक्त जो फ़लस्तीन में जो जुल्म और सितम हो रहा है, अल्लाह पाक उसको ख़त्म करे, और जो जिस तरह जो इसराइल की जो रियासती दहशतगर्दी है और जो बाकी जितने ममालिक हैं वो लोग जो देख रहे हैं वो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ। और इस दुआ के साथ ही हम ये जो प्रोग्राम का ये जो फर्स्ट पार्ट है उसको एंड करते हैं। इसके बाद एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, तो कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आज हम बात करेंगे कोरोना केसेस के हवाले से। मुल्क भर में जो कोरोना की सूरत हाल है उस हवाले से हम बात करेंगे। मुल्क में एक बार फिर कोरोना केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर बात की जाए तो 2566 नई केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बायस जो पॉजिटिव केसेस की शरह है वो 8.61% तक पहुँच गई है। और लास्ट 24 आवर्स के दरमियान जो डेथ्स हुई हैं वो भी 135 तक पहुंच गई हैं। ये जो आदाद शुमार है इससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि अभी भी कोरोना केसेस जो हैं वो सूरत हाल उस हवाले से बेहतर नहीं है। तो इस सूरत हाल में आवाम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हुकूमत का क्या किरदार होना चाहिए। जैसा कि हमने देखा कि 8 मई से जो लॉकडाउन 16 मई तक लगाया गया था उसको एक्सटेंड कर दिया गया है सिंध हुकूमत की जानिब से, और कहा जा रहा है कि तमाम जो पार्क्स हैं, ब्यूटी सैलॉन्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, जितने वो सब बंद रहेंगे, और सैटरडे संडे को कम्प्लीटली जो कारोबार है वो भी बंद रहेंगे। तो इस हवाले से हम बात करेंगे कि अगर ये मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ हम जाते हैं तो क्या कोरोना केसेस में कमी आएगी। अगर कमी आएगी तो इकॉनमी पे इसका क्या अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि जो गरीब तबका है वो काफ़ी मुतासर होता है। इस हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुबशरा खान साहिबा, जो कि एक समाजी कारकुन है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। तो मुबशरा, आप क्या कहेंगी? एक बार फिर हम देख रहे हैं कि कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है, वैक्सीनेशन भी हो रही है साथ साथ, लेकिन स्टिल अभी तक वैक्सीनेशन की भी तादाद इतनी नहीं है कि हमें जो केसेस में कमी देखने में आए। तो इस सारी सूरत हाल पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बेसिकली कोविड-19 जो एक ऑल ओवर द वर्ल्ड कहा गया है, ये तकरीबन 5 इयर्स तक रहेगा, यूजुअली एस्टिमेटेड है। कोविड-19 का यही मतलब है कि वो स्टार्ट कहाँ से हुआ? 2019 से स्टार्ट हुआ वुहान में। रिपोर्टेड जो केसेस थे और जब वो वर्स्ट कंडीशन में पहुंचे तो वो नवंबर 2019 तक था। दे अप्रूव्ड, और OHA, यूनिलेवर, ये सारे जो डोमेन थे जिन्होंने अप्रूव फैक्ट्स दी फ्रॉम चाइना वुहान, तो ये मई में ऑलरेडी 2019 में स्टार्ट हो गया। WHO ने रिकग्नाइज किया, अलामत करी कि भाई वैक्सीन्स होने चाहिए बिकॉज ये प्लेग की तरफ जा रहे हैं। 2020 तक ये ऑल ओवर द US, अमेरिका, यूरोप, UK, हर जगह फैला। 2021 वर्स्ट कंडीशंस हुआ। तो अगर हम ये स्केल देखें तो वी आर ऑलरेडी इन 2021, जो 3 इयर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, मजीद और 2 इयर्स तक। नाउ SOPs आप यूजुअली सुनते होंगे कि भाई हैंड सैनिटाइजर्स इस्तेमाल करना चाहिए, 6 फीट अपार्ट होना चाहिए,
है। मास्क को किस तरीके से पहनना चाहिए, सही तरीका क्या है। कुछ लोगों ने मटेरियल के बनवाए हुए हैं, अब वो इलास्टिसिटी होती है, यानी अगर आप छींक भी रहे हैं तो यूजुअली काफ़ी मैंने इन पाकिस्तान देखा है कि वो मास्क को नीचे करते हैं और फिर छींकते हैं। सो बैक्टीरिया तो ऑल ओवर पैथोजन जो बैक्टीरिया वो पूरी एयर में रहता है ना। एयर में रहने का जो सेकेंड्स हैं वो तकरीबन 15 to 30 सेकेंड्स हैं। तो अगर आपके 6 फीट अपार्ट के अलावा अगर कोई बहुत ज़्यादा लोग या बच्चे आपके क्लोज हैं तो जाहिर बात है दे विल बी इन्फेक्टेड। नाउ एक सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो ऑल ओवर द वर्ल्ड आई वुड से कि ये जो ट्रांसम्यूटेंट है, यानी ये फैलता जा रहा है और इसकी वेरिएशंस हो रही हैं, तो वो एक अलामत है कि भाई आपका बुखार आना है, फर्स्ट ऑफ ऑल चेस्ट कंजेशंस हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, यानी आप ब्रीदिंग एबिलिटीज़ नहीं रहती, आपके इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है, बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द शुमार होता है। तो ये डिफरेंट वेरिएशंस लाइक इन्फ्लुएंजा, आपको फ्लू हो गया। सिम्टम्स की भी बात करें तो हर किसी में किसी को डायरिया हो रहा है, किसी को ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, तो वो भी अलग अलग है। लेकिन मजीद हम बात करेंगे, एक ब्रेक का वक्त हो तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से खुश आमदीद करते हैं न्यूज़ कैफ़े में। मैं हूँ ज़हरा रज़ा और मेरे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं मुबशरा खान साहिबा, जो कि एक समाजी कारकुन है, और हम कोविड के हवाले से उनसे सवालात कर रहे हैं। मुल्क भर में जो एक सूरत हाल है उस हवाले से आज हम उनसे बात करें। मुबशरा साहिबा, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हमने देखा लॉकडाउन लगा, उसके बाद केसेस में कमी आई, लेकिन फिर भी हमारी जो आवाम है, सब चीज़ें बंद हैं, लेकिन फिर भी आवाम कहीं ना कहीं सड़कों पर निकल रही है। अगर सीव्यू बंद है तो उसके साथ साथ वाले रोड पर एक हुजूम है, पार्क्स बंद हैं तो पार्क्स के बाहर लोग नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल से लोगों को मतलब ज़बरदस्ती घर में बिठाया जा रहा है। तो ऐसी जो ये गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर है आवाम का, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? हम 1.5 साल से तकरीबन हो गया हम देखते आ रहे हैं, अब हमें यूज्ड टू हो जाना चाहिए और थोड़ा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल करना चाहिए, जो कि नहीं कर रही आवाम। बिल्कुल। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कि लोग बाहर क्यों निकलते हैं, वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी की वजह से निकलते हैं। घरों में आप एक चीज़ कैद नहीं कर सकते, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया में जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। नंबर 1, नंबर 2, विटामिन डी का अगर हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, जो हमारे ब्रेन के सेल्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव है, यानी अगर आप इन लोगों को जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हैं, सिर्फ और सिर्फ आप मीट यानी गोश्त का इस्तेमाल, अंडे और सनलाइट, तो काफ़ी लोग इस डिप्रेशन से बाहर आएंगे जो अब इस वक्त सिचुएशन करंटली है। क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये कब तक हम इसको ओवरकम करेंगे, ये कंट्रोल, क्योंकि हमारी हुकूमत तो पूरी कोशिश कर रही है लॉकडाउन करने के लिए, इवन एयरपोर्ट सील कर दिए, और जो परवाज हैं, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, इवन उनके एयरपोर्ट पे कोविड टेस्ट हो रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा प्लस साइन है क्योंकि पहले नहीं था। तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखते हुए इवन जो एयरपोर्ट्स हैं, इस्लामाबाद हैं, कराची एयरपोर्ट्स हैं, तो एक बैरियर्स लगा दिए कि सर्टेन डिग्रीज तक आप जा सकते हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ एक ड्राइवर अलाउड है, इसके अलावा कोई चीज़ अलाउड नहीं है। जहाँ तक प्रोटोकॉल का है तो सिंपल है कि आपने मास्क पहनना है, K9 ज़रूरी नहीं है कि K9 हो, सिंपल अगर आप सर्जिकल मास्क भी ले लेते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जो घरेलू हैंड सैनिटाइजर्स है उससे आपने अवॉइड करना है, क्योंकि 70% अल्कोहल होना चाहिए। अब वो दूसरा वाला अल्कोहल नहीं होता, ये फार्मास्यूटिकल वाला अल्कोहल है जो दवाइयों में पड़ता है। ये प्रिकॉशनरी मेजर्स करने चाहिए। अगर आप बाहर जाएं तो एक प्रॉपर्ली किट होती है जो आपके शूज़ के ऊपर कवरिंग करती है। ठीक है, आप बाहर नहीं जा सकते, अगर आपको ऐसी घूमने फिरने यानी आउटिंग करने निकलना है अपनी फैमिली के साथ, तो ये SOPs का आपने ज़्यादा ख्याल करना है। पब्लिक प्लेसेस को आप अवॉइड करें। नाउ पब्लिक प्लेसेस से 6 फीट का हम किस तरीके से डिफरेंस करेंगे? बेसिकली अगर आपके हाथ लेंथ का आप ये देखेंगे, जितना लंबा आपका हाथ है उसके ही इतने डिस्टेंस पे करें। काफ़ी लोग ख़वातीन जो हैं जिनको आदत नहीं है मास्क पहनने की और उनको ब्रीदिंग इश्यूज है, एजमेटिक्स हैं, तो जो दुपट्टा है उसको आप डबल हिजाब के तौर पे कवर अप कर लें। अगर छींक वगैरह आती है तो मास्क को नीचे ना करें। यूजुअली आप देखती होंगी मास्क वो इधर गले के अंदर होता है और ये पूरे कान
कानों के पीछे तक लटका हुआ होता है। तो अगर आपको छींक खांसी आ रही है तो आपने अपने सेल्फ यानी कोनी पर छींकना है और ये मेक श्योर करें कि छींक के फौरन ना हटाएं, एटलीस्ट 20 सेकेंड्स तक रखें ताकि जो भी जरासीम है वो आपके ऊपर तक लगेंगे। अगर आप बाहर से ग्रोसरी लेकर आ रहे हैं प्लास्टिक्स में तो उसको जो सब्जियां वगैरह है विनेगर में सोक करके रखें तकरीबन आधा घंटा। उससे ये होगा कि बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो प्लास्टिक के स्प्रेज आते हैं कि हम उसको आप एंटी बैक्टीरियल स्प्रेज आते हैं उसको किस तरीके से आप अवॉइड करें। तो आपने जो भी ग्रोसरी आती है फ़ौरन किचन के अंदर नहीं लेके जाना, बाहर ही रखना है, उसको आपने उधर ही प्रोटोकॉल करना है। सब्जियां आप एक अपनी बास्केट ले जाएं, सब्जियां वगैरह आलू जो भी प्याज वगैरह उसमें डालते हैं और उसको सोकअप करने की कोशिश करें, स्पेशली पालक को, क्योंकि पालक के अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है और गर्मी के दौरान हम लोग यूजली पाकिस्तान में पालक और ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स बहुत खाते हैं। विटामिन डी का इस्तेमाल करना लाजमी है ताकि हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें। 60% यहाँ पे लोगों को डायबिटीज इश्यूज हैं, ऑस्टियोफोरोसिस जो विटामिन डी हाई इन्फ्लेमेशन होती हैं जॉइंट्स की, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि अक्सर नज़ला और खांसी रहता ही है। तो उसमें हमने आयरन की आप टैबलेट ले लें, या तो मशरूम बहुत ज़बरदस्त किस्म मशरूम टैबलेट्स हैं, या तो फिश ऑयल टैबलेट्स का लेना ज़रूरी है। अगर आप SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अपने आप को रेजिस्ट करें कि आप घर के अंदर ही रहें। घर के बाहर तक अगर आप जा रहे हैं तो अगेन आपने प्रोटोकॉल को फॉलो आउट करनी, बिल्कुल SOPs फॉलो करनी। और इतनी जगह बताया अब तो सबको मतलब याद हो जानी चाहिए SOPs। उसके बाद भी हम देखते हैं कि मास्क यहाँ के बजाय यहाँ लगाया हुआ होता है और सैनिटाइजर का भी उस तरह से इस्तेमाल नहीं होता। मजीद हम बात करेंगे लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मुबशरा खान जिनसे हम बात कर रहे हैं कोविड के हवाले से। मुबशरा साहिबा, हम बात कर रहे थे कि कोविड की अगर बात की जाए तो इसके बहुत सारे टाइप्स भी हैं जिसको आप वेरिएंट्स कह सकते हैं। ब्राज़ील का डिफरेंट है, साउथ अफ्रीकन डिफरेंट है, जो कि बाहर से कोई आया है तो वो उसके थ्रू यहाँ पे स्प्रेड हुआ है। इसी तरह UK का बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो क्या ये टेस्ट में डायग्नोज सुनने में आ रहा है कि टेस्ट में भी नहीं आता ये वेरिएंट्स? जी, जैसे UK की काफ़ी 7 वेरिएंट्स हैं सो फार। ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका का बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हैं। कभी कभार टेस्ट में डायग्नोज नहीं हो पाता क्योंकि जो भी ट्रैवलर्स हैं बाहर मुल्क से, जैसे दुबई से पेशावर आ रहे हैं, या अगर हम देखें UK से काफ़ी लोग लाहौर की जानिब ट्रैवल करते हैं, तो इवन PCR सर्टन प्रोटोकॉल से जब गुजर रहे हैं कि आपका टेस्ट पहले हो रहा है, आप $200 उधर पे कर रहे हैं, फिर आपका एयरपोर्ट पे दोबारा से वो है, देन आप प्लेन के अंदर 3 जो आपकी सीट्स होते हैं उस पर एक सीट पे आप अलाउड हैं। तो इतनी प्रिकॉशनरी मेजर्स के बाद इवन जब आप लैंड होते हैं लैंड ऑफ डेस्टिनेशन, वहाँ पे आपका PCR टेस्ट हो रहा है जो नेजल के थ्रू होता है स्वैब से। इसके बावजूद 2 वीक्स का आपने क्वारंटीन करना है। तो अगर आप क्वारंटीन भी नहीं कर रहे और आप बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट है, बाहर अगर आपको जा रहे हैं और फिर उसके बाद अगर आपको कोविड हो जाता है तो डायग्नोजेशन में इश्यूज होते हैं, क्योंकि जाहिर बात है ये इसकी कोई इतनी स्पेसिफिकली मेडिसिन नहीं है। वेरिएंट जो आ रहे हैं वो एक PCR टेस्ट है कि कोविड-19 के क्या सिम्टम्स है, क्योंकि वेरिएंट जो आ रहे हैं वो आपके वैक्सीनेशन जो उसके बाद आपके असरात आते हैं कि भाई ये वैक्सीनेशन सर्टन वैक्सीनेशन से इन्होंने ये लगाया, उसके बाद इनको हो गया। तो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इवन कि हमें वैक्सीनेशन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। कुछ लोग ये कहा जाता है कि इवन फ्रंट लाइन वर्कर्स यानी डॉक्टर, वैक्सीनेशन का प्रोटोकॉल तो है ही है, दे डोंट हैव एनी चॉइस। उसके बावजूद अगर उनको कोई और सिम्टम्स हो रहे हैं तो आपको ये समझना चाहिए जब आप हॉस्पिटल में या कोविड वार्ड के अंदर वर्क कर रहे हैं तो इवेंचुअली आपको होगा। ऐसा नहीं होता कि अगर आप वैक्सीन लगा रहे हैं आप 110% सेफ हो गए। 70% प्रोटोकॉल है कि ये आप सेफ होंगे, जो हर किसी को लगाना चाहिए। आप सर्टेन टाइप ऑफ, लेकिन यहाँ पर एक और बात मैं कहूँगी कि वैक्सीनेशन भी बहुत सारे लोग नहीं लगवा रहे इस डर से कि इसके बहुत ज़्यादा कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं ख़तरनाक, किसी की इसको लगवाने से मौत तो नहीं हो जाएगी या आपको इनफर्टिलिटी की इशूज़ हो जाए। अजीब अजीब बातें, अजीब नहीं, ये सिर्फ मिथ है क्योंकि सोशल मीडिया पे हर प्लेटफॉर्म से हर कोई बैठा हुआ है। अगर आप स्पेसिफिकली देखें तो डॉक्टर्स को ज़्यादा आप
उनकी बात ज़्यादा सुने। गवर्नमेंट जो हमारे SOPs बताती हैं कौन से वैक्सीन इंडल्ज है, क्योंकि हर कंट्री के डिफरेंट वैक्सीन है। अब जैसे सर्टन है 4 वैक्सीन अगर आप कहीं भी लगवा लें जो हमारी हुकूमत ने अप्रूव किए हैं। एक तो है चाइना की जो इमरजेंसी में है कि अगर बहुत ज़्यादा प्लेग आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो आपको कौन सा वैक्सीन अकॉर्डिंग टू WHO लगाना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वैक्सीन्स को आप मतलब नेगेटिव रोल में ना करें, पॉजिटिव रोल में हर किसी को लगाना चाहिए। ये सबसे बड़ी मैंडेटोरी है। बिल्कुल। और एक लास्ट शॉर्टली मैसेज आप क्या देना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं कोविड के? मैं ये कहना चाहूँगी कि अगेन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए घरों में ज़्यादा रहें। इंटरनेट पे हर चीज़ आप शॉपिंग कर सकते हैं और अपने आप को बचाइए। मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए, हैंड सैनिटाइजर्स का। 6 फीट अपार्ट तो है ही है, मैंडेटोरी है, बट बाहर जाना और लोगों से मिलना ये थोड़ा सा आप अवॉइड करें तो आप हम सबको बचाएंगे। और मेंटल हेल्थ के लिए भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि अभी भी लोग जो हैं वो इससे डिप्रेशन में भी जा रहे हैं, जिनको कोविड हो गया है, जिनको नहीं भी हुआ है, कुछ लोग वो भी बहुत ज़्यादा खौफजदा रहते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, डिप्रेशन और एंग्जाइटी तो हर कोई अभी फेड अप हो चुका है कि इट हैज़ बीन सो लॉन्ग। 3 इयर्स हो गए, 2 इयर्स और मजीद है। तो ये समझें कि अगर आप एहतियात नहीं करेंगे, आप अगर डिप्रेशन को अपने ऊपर तारी करेंगे, एंग्जाइटी को अपने ऊपर तारी करेंगे, तो आप इस चीज़ को फाइट नहीं कर सकते, बट एक्सेप्ट कर लें कि ये हमारा अब जिंदगी का एक हिस्सा है। जिस तरीके से हम ये कहते हैं कि भाई बुखार, नज़ला, खांसी हो गई तो हमने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अलग कर लें अपने आप को ताकि ये ट्रांसफ़र नहीं हो दूसरों में। तो ये सब चीज़ों को आपने मद्देनज़र रख कर SOPs के अलावा वैक्सीनेशन ही हमारा नंबर 1 सेफ्टी है, और बाहर ट्रैवल करना ये थोड़ा सा अवॉइड करें। बिल्कुल, आपने सही कहा। और जो लोग हमें देख रहे हैं उनको भी यही मैसेज देना चाहूँगी कि SOPs फॉलो करें। जैसा कि मुबशरा साहिबा ने भी कहा कि अपना एहतियात खुद करें, क्योंकि अब ये हमें बात समझ लेनी चाहिए कि ये अब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। जैसे दूसरी बीमारियां हैं और हम उनके साथ रहते हैं, एहतियात करते हैं, इसी तरह हमें कोविड के साथ ही ज़िंदा रहना है और एहतियात करनी है। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। बहुत शुक्रिया मुबशरा साहिबा, प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।